गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं शुभांगी नाइक सरस्वती शिशु मंदिर गढ़ा फाटक में रसायन शास्त्र का अध्यापन करती हूँ। कक्षा 11वीं रसायन शास्त्र के अंतर्गत आवर्ती परिवार एवं गुणधर्म, इसके भी अंतर्गत हम आज आयनन ऊर्जा या फिर उसको कहा जाता है आयनन एंथैल्पी, आयनन विभव भी उसको कहा जाता है, जिसको आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। तो यह एक गुणधर्म है जिसे आवर्ती गुणधर्म कहते हैं। ऊर्जा का एक प्रकार है। अब कैसी ऊर्जा होगी तो शब्द से समझ में आ रहा है कि ऊर्जा किस रूप में है। आयनन, आयनन एक क्रिया है, आयनों के बनने की क्रिया, आयनों के बनने की क्रिया। अब आयन तो धनावेशी ऋणावेशी दोनों होते हैं, लेकिन अभी जो हम आयनन ऊर्जा का अध्ययन करेंगे उसमें मुख्य रूप से धनावेशित आयन, धनावेशित आयन, आयनन, आयनों का बनना, और उसके लिए आयन बनेंगे मतलब उसके लिए ऊर्जा लगेगी। तो यह जो आयनन ऊर्जा शब्द का अर्थ है उसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो किसी विलगित, बिल्कुल स्वतंत्र परमाणु के संयोजी कोश को हम बाह्य कोश भी कहेंगे। तो किसी परमाणु के बाह्य कोश या संयोजी कोश से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने हेतु आवश्यक ऊर्जा के मान को आयनन ऊर्जा कहते हैं। पुनः एक बार, क्या है आयनन ऊर्जा? किसी स्वतंत्र अथवा विलगित परमाणु के बाह्य कोश से, परमाणु के पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश, चौथा कोश, यदि 4 कोश है तो चौथा कोश जो होगा वह संयोजी कोश कहलाता है। यदि दूसरा होगा तो दूसरा संयोजी कोश कहलाता है। तो बाह्य कोश से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें वह पृथक करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसको कहते हैं आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा को इंग्लिश में आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, आई, या केवल आई से भी हम दर्शाएंगे। आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं। और आयनन ऊर्जा की जो इकाई है वह किलोजूल प्रति मोल होती है, किलोजूल प्रति मोल। अब हम समझेंगे कि किसी परमाणु के बाह्य कोश से कैसे इलेक्ट्रॉन अलग किए जाएंगे और किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को अलग करना है तो ऊर्जा लगेगी। जैसे उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम एक परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक 13 है, अर्थात उसमें प्रोटॉनों की संख्या भी 13 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 13 है। हमें पता है परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक जो होता है उसको तत्व के नीचे लिखा जाता है। तो एल्यूमिनियम 13 क्या होगा, इसमें 13 इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवस्थित होंगे? 2 पहले कोश में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 3, अर्थात एल्यूमिनियम परमाणु के बाह्य कोश में जो ये 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, यह 3 इलेक्ट्रॉन क्रमशः एक एक करके अलग किए जाएंगे। केवल बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन अलग होंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो ये अंदर का जो कोश है ना, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8, तो कोई भी तत्व जो है अपना बाहरी कोश 8 इलेक्ट्रॉनों का बनाना चाहता है। अब एल्यूमिनियम में क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो वह इन 3 इलेक्ट्रॉनों को अलग कर सकता है, एक एक करके वह इलेक्ट्रॉनों को अलग करेगा। इसलिए हम क्या कहेंगे इसको किस प्रकार से लिखेंगे? तो एल्यूमिनियम 13 जिसका परमाणु क्रमांक 13 है, 2, 8, 3 ऐसी व्यवस्था है। तो ये बाहरी कोश के जो 3 इलेक्ट्रॉन है उसमें से मान लीजिए कि 1 इलेक्ट्रॉन अलग हो गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन अलग हो जाने के कारण इस पर एक धनावेश आएगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? 12, 2, 8, 2 और 1 इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा। तो उसके लिए आवश्यक ऊर्जा जो है उसको हम I1 से दर्शाएंगे, I1 ऊर्जा। ध्यान दें, इस पर धनावेश क्यों आया है? क्योंकि उसमें प्रोटॉन तो 13 ही है
लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एक इलेक्ट्रॉन यदि त्यागा जाता है तो इलेक्ट्रॉन 12 हो गए। तो नाभिक में प्रोटॉन 13 हैं, इलेक्ट्रॉन 12 है बाहर, तो जो अतिरिक्त एक प्रोटॉन है ना वहाँ पे, उसका धनावेश इस पर आ जाता है, तो एल्यूमिनियम एक धनावेशित हो जाएगा और उसमें इलेक्ट्रॉन केवल 12 बचेंगे। अब हमें पता है कि एल्यूमिनियम में 12 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो भी वो स्थायी तो होगा नहीं, इसलिए वो क्या करेगा, फिर एल्यूमिनियम एक धनावेशित आयन जिसमें 12 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 8 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो क्या करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन को अलग करेगा, या हम उसमें से इलेक्ट्रॉन अलग करेंगे, तो फिर एल्यूमिनियम में केवल 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एल्यूमिनियम 2 धनावेशित आयन बनेगा क्योंकि प्रोटॉन 13 ही थे। अब प्रोटॉन जो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो 11 है, तो 11 इलेक्ट्रॉन और 13 में से 11 प्रोटॉन, इनका संतुलन है, 2 धनावेश प्रोटॉन के इस पर आएंगे और इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन जो उसने त्यागा गया वो हम दाईं ओर लिखेंगे। और उस दूसरे इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो है वह I2 कहलाएगी। इसके पश्चात जब हमने देखा कि इसने एल्यूमिनियम 13 जो था उसने 2 इलेक्ट्रॉनों को अलग किया तो 11 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 11 इलेक्ट्रॉनों से भी अस्थायी नहीं है, उसको अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए यह एक इलेक्ट्रॉन और त्याग सकता है, हम उसको अलग कर सकते हैं इजीली। तो एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव जो है जिसमें 11 इलेक्ट्रॉन है उसमें से और एक इलेक्ट्रॉन हम अलग करेंगे तो वो 3 धनावेश में बदलेगा क्योंकि प्रोटॉन अतिरिक्त 3 बचे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन, इनमें आकर्षण होगा। इस प्रकार से एल्यूमिनियम 3 धनावेशित आयन बनेगा। जो 11 एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव आयन था उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर आवश्यक ऊर्जा I3। अब हमें ध्यान देना है कि इस प्रकार से तीनों इलेक्ट्रॉनों को इसने क्रमशः अलग किया है, तो अब तीनों ऊर्जाओं का योग यह एल्यूमिनियम की आयनन ऊर्जा होगी। लेकिन हमें ध्यान देना है कि इनमें से किसकी कौन सी आयनन ऊर्जा सर्वाधिक होगी, तो I1, I2 और I3 में I3 का मान सर्वाधिक होगा। क्या कारण है कि I3 का मान सर्वाधिक होगा, क्योंकि I3 मतलब क्या है कि Al2 पॉजिटिव मतलब 11 इलेक्ट्रॉन और 13 प्रोटॉन, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या परिवर्तित नहीं होगी, तो एल्यूमिनियम में जो 13 प्रोटॉन है, एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव आयन में जो 13 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, इनका आकर्षण ज़्यादा होगा, अधिक प्रोटॉन अधिक इलेक्ट्रॉनों के बीच में आकर्षण ज़्यादा होगा, और इस प्रकार से क्या होगा कि वह आकर्षण ज़्यादा है तो इस इलेक्ट्रॉन को उस नाभिक के आकर्षण बल से अलग करने के लिए हमें जो I3 लगेगी मान, आयनन ऊर्जा का मान, वो सर्वाधिक होगा। और इस प्रकार से एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन बनेगा जिसमें केवल 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन उसने क्रमशः अलग किए, तो इसे कहते हैं आयनन ऊर्जा। इसके पश्चात अब हम ध्यान देंगे कि यह एक आवर्ती गुणधर्म बताया। आयनन ऊर्जा क्या है, एक आवर्ती गुणधर्म है। आवर्ती गुणधर्म मतलब हम आवर्त सारणी का जो अध्ययन कर रहे हैं तो वर्गों में ऊपर से नीचे और आवर्तों में बाएं से दाएं, इसका परिवर्तन कैसे होता है इसको हम अभी देखते हैं। ध्यान दीजिए, वर्गों में आयनन ऊर्जा ऊपर से नीचे वर्ग, ऊपर से नीचे जो तत्व आते हैं ना उसमें जो ऊपर से नीचे जो तत्व हैं उनमें क्या होता है कि परमाणु क्रमांक बढ़ता है। आवर्त सारणी में हमने देखा परमाणु क्रमांक बढ़ता है और कोशों की संख्या भी बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोशों की संख्या बढ़ती जाती है। तो सोडियम जैसे है तो 11 है परमाणु क्रमांक, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 1, कितने कोश है उसमें 3, लेकिन सोडियम में 3 कोश है, लेकिन पोटेशियम में क्या है 19, तो परमाणु क्रमांक 19 की इलेक्ट्रॉनिक में व्यवस्थित रचना कैसे हो जाएगी 2 8 8 1, कितने कोश हो गए 4। तो जिसमें अधिक कोश होंगे उसका इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होगा, और इस प्रकार से नाभिक से दूर इलेक्ट्रॉन यदि है तो वह आसानी से अलग किया जाएगा। तो वर्गों में ऊपर से नीचे परमाणु क्रमांक बढ़ता है, कोशों की संख्या बढ़ती है। इस प्रकार से वर्गों में हम क्या करेंगे कि ऊपर से नीचे जैसे जैसे हम जाते हैं तो आयनन ऊर्जाओं के मान घटते जाते हैं। आपको हमेशा प्रश्न केवल यह नहीं पूछा जाता कि आयनन ऊर्जा का परिवर्तन वर्गों में क्या होगा, आवर्तों में क्या होगा। आपको हम उदाहरणों से आगे प्रश्न दिए हुए हैं, उसकी सहायता से उसकी उपाय योजना एप्लीकेशन
जो है उसका अध्ययन करना है। तो आयनन ऊर्जा का मान वर्ग में घटता जाता है, किंतु आवर्तों में क्या देखते हैं हम, जैसे दूसरा आवर्त लेते हैं तो दूसरे आवर्त में क्या होता है कि परमाणु क्रमांक तो बढ़ता है। आवर्तों का अध्ययन मतलब बाएं से दाएं, तो बाएं से दाएं जाते समय क्या होता है, आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक तो बढ़ता है लेकिन कोशों की संख्या नहीं बढ़ती। यदि किसी परमाणु के 2 कोश है मतलब दूसरे आवर्त का है, सभी में दूसरा ही कोश रहता है। यदि वह चौथे आवर्त का, यदि किसी परमाणु में चौथा कोश है, इसका अर्थ वह चौथे आवर्त में आता है। तो आवर्तों में कोशों की संख्या एक समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक तो बढ़ता है। इस प्रकार से क्या होगा कि परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, नाभिक में प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, बाह्य कोशों में इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं। इसके कारण नाभिकीय आकर्षण बढ़ता जाएगा और फिर नाभिकीय आकर्षण बढ़ता गया मतलब प्रबल आकर्षण बल से इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए आयनन ऊर्जा का मान अधिक लगेगा, आयनन ऊर्जाएं बढ़ती जाएंगी। तो आवर्तों में क्या लिखा है, आवर्तों में जैसे जैसे बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है लेकिन कोशों की संख्या नहीं बढ़ती, नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, नाभिकीय आकर्षण प्रबल होता जाता है और इस कारण आवर्तों में बाएं से दाएं जाते समय आयनन ऊर्जाओं के मान बढ़ते जाते हैं। अब हम आयनन ऊर्जा पर कौन से कारक प्रभाव डालते हैं या आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आयनन ऊर्जा जो है किससे प्रभावित होगी, अभी हमने समझा है कि वर्गों में परमाणु आकार बढ़ते हैं, आवर्तों में परमाणु आकार नहीं बढ़ते। तो सबसे पहला कारक क्या होगा कि आयनन ऊर्जा को परमाणु का आकार प्रभावित करता है। यदि परमाणु का आकार छोटा होगा आयनन ऊर्जा अधिक होगी, यदि परमाणु का आकार बड़ा होगा आयनन ऊर्जा कम होगी। तो आयनन ऊर्जा जो है परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ऐसा हम कह सकते हैं, परमाणु आकार। दूसरा कारक जो है वह कहेंगे हम कि ये जो परमाणु होते हैं ना, उन परमाणुओं में बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उच्चतम कितनी हो सकती है, 8, या निम्नतम कितनी हो सकती, या अर्धपूर्ण क्या हो जाएगा, 4। तो इस प्रकार से यदि पूर्ण कोश पूरा है, 8 इलेक्ट्रॉन वाला है, 8 इलेक्ट्रॉनों वाला है मतलब स्थायी है। जैसे हमने यहाँ देखा कि 8 इलेक्ट्रॉन नहीं थे तो बाहर के 3 इलेक्ट्रॉन क्रमशः एक एक करके अलग हो गए, किंतु यहाँ पर क्या होगा कि यदि पूर्ण है 8 इलेक्ट्रॉन है, जैसे निष्क्रिय गैस होते हैं, निष्क्रिय गैसों में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो उनकी आयनन ऊर्जाओं के मान तो सर्वाधिक होते हैं, किंतु वर्ग क्रमांक 1 में हमने क्या देखा है, बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो तो आसानी से अलग हो जाना है। तो इस प्रकार से यदि किसी परमाणु का बाह्य कोश पूरा है तो आयनन ऊर्जा का मान उच्च होता है, यदि वह आधा भरा है तो भी वह उच्च होता है, और 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो आयनन ऊर्जाओं के मान कम होते हैं। लेकिन उधर जैसे जैसे हम जाते हैं, जैसे बाह्य कोश में 6, तो पूर्ण अथवा अर्धपूर्ण कक्षक जो है वह आयनन ऊर्जाओं को प्रभावित करते हैं। इसके पश्चात एक नया शब्द है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव भी आयनन ऊर्जा को प्रभावित करता है। इसका अर्थ हम बाद में समझेंगे परिरक्षण प्रभाव क्या है। और चौथा कारक यह ध्यान देना है कि नाभिकीय आवेश यदि उच्च होता है तो आयनन ऊर्जा भी उच्च होती है। तो इस प्रकार से 4 कारक आयनन ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। तो आज के इस कालांश में हमने आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं और वर्गों में आवर्तों में उसका परिवर्तन क्या होता है और आयनन ऊर्जा को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसका अध्ययन करने के बाद आज हम आपको 5 क्वेश्चन दे रहे हैं। इन 5 क्वेश्चंस को आप देखें, हल करने का प्रयास करें, नहीं तो अगले कालांश में इन प्रश्नों को हम समझाएंगे। आज के इस भाग में जो हम अभी आपको बताया गया है उसी में
इन सभी प्रश्नों के उत्तरों का अध्ययन हो चुका है। आप उसको फिर से सुनें और प्रश्नों के उत्तर हल करने का प्रयास करें। धन्यवाद।